नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकान मालिक एवं किराएदारों के विधिक अधिकारों के बारे में, जिस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्री संदीप कोठारी जी, जो कि इस समय नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, क्या अधिकार होते हैं मकान मालिक या किराएदारों के? थोड़ा सा इनका हमें एक तरीके से परिभाषित करिए इनको। अगर हम मकान मालिक और किराएदारों के अधिकारों की बात करें जी, तो अगर कोडिफाइड लॉ की फॉर्म में इसको देखें तो जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो इस संबंधों को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर एक्ट के बाहर की हम बात करें, जिस तरह से किसी भी एक सामान्य व्यवहार में हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक उसी प्रकार मकान मालिक और किराएदारों के बीच का भी संबंध है। एक मकान मालिक की ये जिम्मेदारी है कि जब वो किसी किराएदार को अपने मकान में एज ए किराएदार रखना चाहे तो उसके बारे में एक बेसिक जानकारी जरूर ले। वर्तमान परिदृश्य में उसको उसकी आईडी लेनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जरूर भेजना चाहिए जी। छोटी छोटी बातों को सबसे पहले ही तय कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या किराया होगा, कितनी तारीख को किराया देनदारी होगी, क्या उसमें टैक्स की देनदारी होगी, और क्या बिजली की टैक्स, पानी के टैक्स और अन्य देनदारियों के रिस्पेक्ट में। सबसे मुख्य बात यह है कि आज शहरीकरण के दौर में सब लोगों के नौकरी की शिफ्ट, बाकी सब चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें, परेशानियां और सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है जी। तो इवन किराएदार रखते टाइम ये भी तय कर लेना चाहिए कि क्या रात को आने का टाइम होगा, क्या जाने का टाइम होगा, और किस तरह के लोगों को आप घर में आने देना चाहना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले ही दिन तय कर लेनी चाहिए। किराएदारों के लिए भी ये है कि एक बार जब आपने घर किराए पे ले लिया है तो उस घर के अंदर, उस टेनेंटेड प्रीमाइसेस के अंदर आप पूरे अपने सार्वभौमिक अधिकारों के हिसाब से रहें। आप इस तरीके से रहें, या आपका अपना घर है, आपने उस रेंटेड प्रीमाइसेस का जो भी उपयोग करने के लिए जो रेंट दिया है उसको एक सद्भावी तरीके से रखें, और जो भी तरीका हो उसको पहले दिन तय कर लें। और कोशिश ये करें कि अगर मकान मालिक ने आपको किराए पे दिया है तो उसकी आमदनी का भी एक स्रोत है, तो आप किराए का समय से भुगतान करें। बिजली, पानी, जो भी आप लोगों के बीच आपस में तय हुआ है उन शर्तों का अनुपालन करें और एक दूसरे से मिल के रहें, परिवार की तरह रहें। तो एक्ट के बियॉन्ड, कानूनी पहलुओं के बियॉन्ड सबसे मुख्य बात यह है कि अगर आप किराएदार रहते हैं या आप मकान मालिक हैं तो एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर परिवार के सदस्यों की तरह रहें। जी, आपने जैसे बताया कि आप किराएदारों के पर्सपेक्टिव में या मकान मालिकों के, कि उनको किन बातों का ध्यान रखना है जब वो किराएदार को किराया दें या मकान किराए पे दें, या किराएदार को किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक माहौल पारिवारिक रहे, क्योंकि उसका भी एक आय का स्रोत है। जैसे आपने कहा कि उसकी भी एक इन्वेस्टमेंट है, उसने भी कुछ एक लगाया होगा, खड़ा किया होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कुछ चीज़ें होती है, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है, फिर भी इसकी ज़रूरत महसूस की गई है, तो ऐसा क्या रहा होगा या क्या होता होगा या क्या होता है कि इस एक्ट को हमें मतलब पालन करना पड़ता है या इसके एक्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है? देखिए, मुख्य रूप से जब हम ये बात करते हैं कि हम लोगों को, किराएदार और मकान मालिक को, परिवार के सदस्य की तरह रहना चाहिए, तो मुख्य रूप से है कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। चीज़ें क्लियर हों किराए के संबंध में, चीज़ें क्लियर हों बिजली पानी के बिलों की देनदारी के संबंध में, चीज़ें क्लियर हों टैक्स के संबंध में। अब मुख्य बात यह है कि इन सब चीज़ की क्लैरिटी के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि आइदर आप रेंट एक एग्रीमेंट बना लें। अगर आपकी फिक्स टर्म टेनेंसी है, एक निश्चित समय अवधि के लिए अगर आप किराएदार हैं, तो 11 महीने तक अगर आप उसको, किराएदार को एक बार में 11 महीने तक रखते हैं तो उसको कोई रजिस्टर्ड कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है जी। और आप अपनी जो शर्तें हैं जो किराएदारी के एग्रीमेंट के लिए, कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है जी। आपको जो आप लोगों को आपस में तय करना हो, ये आपसी दो लोगों के बीच, आपसी दो लोगों के बीच में एक संविदा है, एक कंडीशंस हैं जिनको आप लिख सकते हैं, जिससे दोनों को कई ये सिचुएशन ना हो कि मकान मालिक भी आज एक X रुपए किराया तय करके कल के दिन उससे ज़्यादा किराया वसूलना चाहें जी। तो रेंट एग्रीमेंट होने से किराएदारों को भी प्रोटेक्शन है, कहीं पर मकान मालिक को भी प्रोटेक्शन है। किराएदार पहले 1-2 महीने तो बहुत सुचारू रूप से आपको किराया दे, बिजली पानी का बिल दे, लेकिन तीसरे महीने से किराया देने में या अपनी देनदारियों के प्रति हीले हवाली करे
तो इसके लिए रेंट एग्रीमेंट बना देना सबसे बेहतर विकल्प रहता है। तो सर थोड़ा सा हमें रेंट एग्रीमेंट की थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें रेंट एग्रीमेंट में। देखिए, मुख्य रूप से जब आप रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट में एक तो दोनों पार्टीज़ की स्पेसिफिक डिटेल्स जो बहुत बेसिक है, अगर आपको किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों पार्टीज़ की बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स होनी चाहिए, ताकि कल के दिन मकान मालिक को या किराएदार को किसी भी रूप में समस्या आए तो आप पे किराएदार को या मकान मालिक की स्पेसिफिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए जी। दूसरी मुख्य बात क्या है कि आप कितने समय के लिए किराए पे चाह रहे हैं। मेन मुख्य बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, जो भी आपका एक फिक्स टर्म टेनेंसी है उसमें समय जरूर प्रिस्क्राइब करें जी। एक चीज़, दूसरा किराया और टैक्स से संबंधित आप ब्रेकअप जरूर दें कि अगर आपका किराया 1,000 रुपये तय हुआ है तो आप उसमें ये डिसाइड करें कि 1,000 रुपये में आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं या नहीं है। नगर निगम का हाउस टैक्स लगता है या नगर पालिकाओं में भी हाउस टैक्स की देनदारियां हैं, बिजली पानी की देनदारियां हैं, कुछ मकानों में बिजली पानी के अलग मीटर्स हैं, वहाँ पे तो डिस्प्यूट की गुंजाइश कम रहती है, लेकिन कई जगह हम ये देखते हैं कि कॉमन बिल हैं, कॉमन पानी की मीटर्स हैं, कॉमन बिलिंग होती है, तो वहाँ पर ये स्पेसिफिक टर्म फिक्स हो जाएं कि भाई क्या बिजली के बिल देने हैं, क्या पानी के बिल देने हैं, और ये सब चीज़ लिख के अगर आप एक दूसरा साइन कर लें और उसमें 1 या 2 गवाह जो भी उचित लगे वो बना दें, तो भविष्य में किसी तरह की गलतफहमी या किसी तरह के डिस्प्यूट को से बचा जा सकता है जी। जैसे कि आपने बताया कि आप अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई आप किराएदार रख रहे हैं या किराएदार के पर्सपेक्टिव है कि वो मकान में जा रहे हैं, तो उनको भी अपने लिए एक सिक्योरिटी वाइज रेंट एग्रीमेंट बना लें। पुलिस वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है, जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया, आम भी है, उसके बारे में लोग जानते हैं। लेकिन इन चीज़ों के बारे में जैसे रेंट एग्रीमेंट है, उसके बाद हम आते हैं कि रेंट एग्रीमेंट में अगर कोई वायलेशन है या कोई इसको ब्रीच हो रहा है या वो टूट रहा है, कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, चाहे वो किराएदार हो चाहे वो मकान मालिक हो, तब क्या होता है, तब क्या प्रावधान है, फिर उसके बाद आगे जब हम ब्रीच की बात करते हैं तो ब्रीच के सिचुएशन में जहां झगड़े हो गए, जहां पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गए, तो डिस्प्यूट में फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, उनके बिल्डिंग किस शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है उसके रिस्पेक्ट में, क्या किराया है उसके रिस्पेक्ट में, फिर अलग अलग कानूनों की एप्लीकेबिलिटी है। आप कोर्ट में बेदखली हेतु भी वाद दायर कर सकते हैं और मकान मालिक आपको गलत मकान से ना बेदखली कर दे, इसके लिए आप भी किराएदार भी मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, मुख्य रूप से इन सारे झगड़ों को बचाने के लिए अगर आप परिवार की तरह रहेंगे, अगर किराएदार जबरदस्ती मकान मालिक का टांगा हुआ पंखा ना तोड़ दे और मकान मालिक अगर कोई दिक्कत है किराएदार को उसको समुचित रिपेयर कराए, समय समय पर वाइट वॉश कराए, तो अगर ये परिवार का एस्पेक्ट रहेगा तो दोनों के बीच कभी डिस्प्यूट नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई तनाव की स्थिति आती है तो जो सबसे पहली बात यह है कि आज सारे कोर्ट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट्स तक में अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस को जरूर मान्यता दी गई है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस ये है कि आप अपने झगड़े सुलह समझौते के आधार पर निपटा लें। प्राइमरी डिस्प्यूट क्या है, सुलह समझौते, एक तो यह है आप और मैं बैठ के सुलह समझौते से निपटा लें, बातचीत के जरिए निपटा लें। एक तरीका यह है कि अगर आप और हम नहीं बैठ पा रहे हैं, आप और हम एग्री नहीं कर रहे हैं, हमारे जो कोई कॉमन फ्रेंड है, हमारे कोई परिवार के कॉमन लोग हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो बैठ के समझा लें। अदरवाइज कोर्ट्स में सभी जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट स्तर पर भी एक्सपर्ट ट्रेन मीडिएटर्स हैं। वो पार्टीज़ को किसी कॉमन मिनिमम टर्म्स में आने में, पार्टीज़ को कंप्रोमाइज़ करने हेतु बिल्कुल ट्रेंड हैं और वो लोग आपकी इस अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस में ज़रूर मदद करते हैं। बावजूद इसके फिर भी डिस्प्यूट नहीं सुलझता है तो अपने अधिकारियों के लिए ज़रूर मुकदमा कोर्ट के सक्षम मैं थोड़ा सा इस पे आना चाहूँगा कि रेंट कंट्रोल एक्ट, जैसे इसमें राइट्स ऑफ टेनेंट्स की बात कही गई है, राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड की बात की गई है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए सर, ये क्या क्या इसमें मुख्य रूप से अगर हम रेंट कंट्रोल, अब अगर हम रेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट को, रेंट कंट्रोल के एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, रेंट कंट्रोल की जो मुख्य रूप से बात हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप में इस तरह की जरूरत महसूस हुई गई कि रेंट कंट्रोल एक्ट लाया जाए। अब रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है, 3 चीज़ को बेसिकली रेगुलेट करना है।
एक चीज़ तो हमें ये रेगुलेट करना है कि हम क्या किराया हो जी, और क्या किराए पे देने का प्रोसीजर हो, और क्या किराया और उसकी बेदखली के क्या नियम हो, और मकान मालिक और किराएदार की क्या रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस हो, एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारियां हो। तो जब पूरे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वॉर में फौज के लोग थे वो परिवारों के साथ शहरों में बसने शुरू हुए, बहुत डिस्ट्रक्शन था, इतने कंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं थे जितने लोगों को रहने की आवश्यकता थी। तो वहाँ पर ये हुआ कि मकान मालिक और किराएदारों के रोज के झगड़े से निपटने के लिए सरकार को बीच में आना पड़ा, और ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाएं। तो इस एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं जी, उदाहरण के लिए, अगर हमारी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अगर मैं अपना परिवार आज रुपए 10,000 में चलाता हूँ, अगर इसमें राशन की कॉस्ट बढ़ती है तो हो सकता है मैं थोड़ा सा इन्फीरियर ग्रेड राशन खा के या थोड़ा सा कम खा के अपना बजट मेंटेन कर लूँगा। अगर फलों की कीमत बढ़ती है तो हो सकता है मैं 4 किस्म के फल ना खा के सिर्फ 3 किस्म के फल खा के अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी कर लूँ। जी। अगर कपड़ों की कीमत बढ़ती है तो हो सकता है मैं कि जो कपड़े हर साल बदलता हूँ उसको 1.5 साल या 2 साल चला लूँ। जी। लेकिन अगर किराए की कीमत बढ़ती है तो प्राइमरीली इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर माना आप किराएदार है और मैं मकान मालिक हूँ और आपने मेरे मकान का किराया बढ़ाया, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि पड़ोसी के यहाँ सस्ता होगा। अगर किराएदारी की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो पूरे शहर में बढ़ेगी, पूरे इलाके में बढ़ेगी। तो ये कभी किसी के पास इसका उपचार नहीं रहेगा। मेरे पास ये कभी उपचार नहीं रहेगा कि मैं आपका मकान छोड़ के दूसरे में जाऊँ। सिर्फ उपचार होगा कि शहरी क्षेत्र से और सेमी अर्बन या ग्रामीण क्षेत्र में जाऊँ। तो बेसिकली ये कोई उपचार नहीं है, इससे शहरीकरण में अन्य समस्याएं पैदा होंगी। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए सरकार को ऐसा लगा कि मकान मालिक और किराएदार के संबंधों को रेगुलेट करने के लिए एक रेंट कंट्रोल एक्ट की ज़रूरत महसूस हुई। रेंट कंट्रोल एक्ट में प्राइमरीली 2 चीज़ देखी जाती हैं। एक तो ये चीज़ देखी जाती है कि किराएदार के लिए या किसी भी बिल्डिंग के लिए एक स्टैंडर्ड या फिक्स रेंट फिक्स किया है। किराएदार आपसे कोई एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत गलत या बहुत ज़्यादा किराया न ले, एक उस चीज़ को रेगुलेट करें। और दूसरा, बेदखली के लिए किराएदार को बेवजह कोई बेदखल ना करे। जब कोई आप परिवार के साथ किसी मकान में रह रहे हैं तो एक एटलीस्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। अगर आपको पता हो कि किराएदार मुझे निकालेगा तो उसमें स्पेसिफिक ग्राउंड्स मेंशन है। जी। रेंट कंट्रोल एक्ट में स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं कि आप किन सिचुएशन में बेदखल किराएदार को कर सकते हो। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी किराएदार के मन में भी रहेगी कि ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह मुझे मकान मालिक घर से उठा के फेंक दे। तो इन सिचुएशंस में रेंट कंट्रोल एक्ट की बात हुई। इंडिया में भी 1947 में जो पहला रेंट कंट्रोल एक्ट था वो आया। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, जो रेंट है, जो किराया है, इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट, मतलब ये राज्य सूची का विषय है। तो इसमें हर राज्य ने अपने अपने एक्ट बनाए हैं। हम 2000 से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश का पार्ट रहे और 1972 में 1947 के बाद 1947 के एक्ट को रिपील करके 1972 में जो 15 जुलाई 1972 से जो लागू हुआ, उस एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया जिसका पूरा नाम हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियम 1972। ठीक है। तो 1972 के बाद ये एक्ट आज भी प्रभावी है। जी। तो जैसे आपने मतलब ये बातें करी कि इसका इतिहास है और इसकी ज़रूरतें जैसे बताई, और राइट्स ऑफ जैसे आपने टेनेंट्स की बात करी कि उनको आप बेदखल नहीं कर सकते, कोई वाजिब रीज़न होना चाहिए उसके पीछे। ऐसे ही कुछ अधिकार लैंडलॉर्ड्स के भी होंगे। अगर किराएदार उनको परेशान करते हैं तो लैंडलॉर्ड्स पे क्या ऑप्शन है कि उनको एविक्ट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए फिर वो किस तरीके से उनको नोटिस देगा या क्या करेगा, वो उस पर क्या रास्ते बचते हैं? अगर हम रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करें, रेंट कंट्रोल एक्ट को टोटल जो पूरा एक्ट है उसको 7 चैप्टर्स में बांटा गया है। जी। अगर मुख्य रूप से हम देखें तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, एक चैप्टर बीच में 4A भी है जी। वो प्योरली टेक्निकल है, बहुत आम आदमी के लिए अगर हम कहें तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 चैप्टर रेंट कंट्रोल के हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आते हैं।
रेंट कंट्रोल एक्ट के जो चैप्टर 1 की बात अगर हम करें तो सबसे पहले किसी भी एक्ट में जब बात होती है तो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, ये एक्ट किस पे लगेगा। इसी में एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, एप्लीकेबिलिटी की आपने बात करी तो इस रेंट कंट्रोल एक्ट में भी एक हमने देखा है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट भी एक प्रावधान है शायद। प्रावधान जी। बेसिकली क्या है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं एग्जम्पशन क्लॉज। एग्जम्पशन क्लॉज मतलब ये रेंट कंट्रोल एक्ट कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। जी। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक पूरा प्रोविजन इसमें प्रोवाइडेड है कि कहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, रेंट कंट्रोल एक्ट में जो प्राइमरी एप्लीकेबिलिटी है वो शहरी भवनों पे है। शहरी भवन से मतलब जो नगर निगम क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 लगता है। जो म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर है, जो गवर्न होती है म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 से। म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में भी म्यूनिसिपैलिटी से भी छोटी हमारे पास एक शहरी निकाय की यूनिट है जिसको हम नगर पंचायत, जिसको कॉमन भाषाओं में कह देते हैं। टाउन एरियाज हमारे पास हैं, जो नोटिफाइड एरियाज हैं। टाउन एरिया एक्ट है 1948 का, यूपी का, उसमें टाउन एरियाज हैं। 1973 में कैंटोनमेंट एक्ट के अंदर हमने लगा दिए। तो प्राइमरी ये क्या है, ये क्योंकि किराएदार और मकान मालिक की समस्या शहरी अर्बनाइजेशन की समस्या है, तो ये एक्ट की बेसिक एप्लीकेशन शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा माना कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट से गवर्न नहीं होगी। इसके अलावा यदि कोई रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ पे रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं, सिर्फ ट्रस्ट तक सीमित नहीं है। अगर आपकी एजुकेशनल सोसाइटी है, रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उनमें ये रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो संपत्तियां हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे यदि आपकी बिल्डिंग में कोई विदेशी सरकार का, किसी फॉरेन कंट्री का कॉन्सुलेट है, या किसी फॉरेन कंट्री का कोई ऑफिस है, या किसी इंटरनेशनल एजेंसी का दफ्तर है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अगर आपका एग्रीड रेंट 2000 रुपये से ज़्यादा है तो रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा पीरियड का भी फ़र्क है। पीरियड का फ़र्क है, एक पर्टिकुलर डेट है 23 अप्रैल 1985। रेंट कंट्रोल एक्ट ये कहता है कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होने के समय जो बिल्डिंग्स पे रेंट कंट्रोल एक्ट लगता था, तो जो बिल्डिंग्स नहीं हैं उनको 10 साल का हॉलीडे पीरियड, हम टेक्निकल भाषा में एग्जम्पशन जिसे बोलते हैं, कि 10 साल तक उन पे रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। यदि बिल्डिंग 23 अप्रैल 1985 के बाद बनी है तो ये 10 साल 40 साल पड़ा जाएगा। तो यदि आपकी बिल्डिंग 23 अप्रैल 1985 के बाद बनी है तो रेंट कंट्रोल एक्ट 40 साल तक उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सवाल ये है कि 40 साल किस दिन से गिनेंगे, जो कैलकुलेशन गिनेंगे। हाँ जी। तो 40 साल गिनने का जो तरीका है, एक तरीका ये है कि जो उस कंस्ट्रक्शन का जो पहला हाउस असेसमेंट हुआ हो लोकल म्यूनिसिपैलिटी या नगर निगम में, उस दिन से हो। कई बार ऐसा होता है कि असेसमेंट ना हुआ हो, तो कोई ऐसा प्रूफ जिससे ये पता लग सके कि ये बिल्डिंग इस दिन कंप्लीट हुई, या जिस दिन उस बिल्डिंग को एक्चुअली ऑक्युपाई करा, तो इस दिन से वो 40 साल का पीरियड गिना जाएगा। एक और ऑप्शन है। हाँ जी। एक प्रोविजन और है कि यदि आपने बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके मकान बनाया है जी, तो उसमें भी 10 साल या 15 साल या जब तक आपके लोन की धनराशि पूरी नहीं होती तब तक भी आपको रेंट कंट्रोल एक्ट से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी की बात है, तो अगर मोटी मोटी हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगेगा, जहाँ पे किराया 2000 रुपये से ज़्यादा है वहाँ नहीं लगेगा, और पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि ये रेंट कंट्रोल एक्ट किन प्रोविजंस पे लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। जैसे आपने बताया कि रेंट कंट्रोल एक्ट की अपनी अपनी एक कंडीशंस है कि कहाँ वो लगता है, नगर निगम या उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में एप्लीकेबल नहीं है। सर इसी में मैं आना चाहूँगा कि जैसे हम शहरी क्षेत्रों में जो ऑफिसेस किराए पे होते हैं, मैंने ये कहीं पढ़ा है कि वो उन पे भी रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता, या PSUs कोई ऑफिस ले रहे हैं आपके घर पे ही ले रहे हैं, लेकिन उस पर फिर वो लीज का एक टर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इस पर भी आना चाहूँगा कि रेंट और लीज का हमें बताइए, और ये फिर ये
लीज, ये ऑफिस वाले लीज क्यों लेते हैं या फिर वैसे क्यों नहीं लेते, रेंट का क्यों नहीं है इसमें? देखिए बेसिकली है क्या कि ऑफिसेज या कमर्शियल बिल्डिंग्स पे भी रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है जी। लेकिन जो जनरल पैरेलेंस में, आम बोलचाल की भाषा में जो लीज टर्म यूज होता है, जी। लीज का मतलब होता है कि जो हमने किराए पर दिया, अच्छा, जिसको हम ये समझते हैं कि हम किराए पे देने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस को राइट डाउन कर दिया, जहाँ पे हमने कंडीशंस को लिख लिया जी। तो जनरल भाषा में उसको लीज की बात करते जी। हैं। अगर टेक्निकल टर्म की में बात करें तो लीज जो है, जी लीज गवर्न होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। जी। वो फिर वहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम बोलें तो प्रोविजंस अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली जी। कोई भी टेनेंसी के एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट है तो आपके आपसी रिश्ते उस लीज एग्रीमेंट के शर्तों पे निर्भर करेंगे। आपने प्राइमरीली उससे गवर्न होगा। आपको कोई भी लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर फिक्स टर्म टेनेंसी है, अगर आपने लीज में तय कर लिया कि मैंने 3 साल के लिए आपको किराए पर दिया, तो 3 साल खत्म होने पर वो आपकी किराएदारी खत्म हो गई, मैं आपके खिलाफ बेदखली का दावा कर सकता हूँ अगर आप खुद प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए। उसके बाद 3 साल से पहले भी ख़त्म करने के लिए अमूमन सभी लोग उसमें कंडीशंस इम्पोज कर लेते हैं। जैसे कई बार हम, जैसे जॉब में भी हम देखते हैं कि यदि आप जॉब छोड़ के जाएंगे तो 2 महीने का नोटिस पीरियड, या कंपनी आपको निकालेगी तो 1 महीने का नोटिस देगी। सेम टेनेंसी और लीज एग्रीमेंट्स में भी होता है कि किराएदार या मकान मालिक छोड़ने से पहले या खाली कराने से पहले एक नोटिस देंगे या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे आपने लीज का या किराएदारी में टर्म्स एंड कंडीशंस रखी कि आप सबलेट नहीं करेंगे। सर मैं इस पे एक सबलेट का आपने जिक्र किया, तो सबलेट थोड़ा सा मैं समझा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि सबलेट क्या है। सबलेट देखिए, एक तो बहुत सीधी सरल भाषा का सबलेट है कि आपने मुझे किराए पे रख लिया, ठीक है, अजय जी का किराएदार मैं संदीप कोठारी हो गया जी, और मैंने आपसे किराए पे लिया 100 रुपये में और मैंने अपना एक नया किराएदार रख लिया जी। आप हो सकता है शहर से बाहर रहो, आपको जानकारी नहीं कि मैं वास्तव में आपके घर में रह रहा हूँ, और मैंने उसको आगे फर्दर किराएदारी पे दे दिया। कोई जरूरी नहीं कि मैंने मुनाफा कमाया ना कमाया, वो अलग मैं किसी और वजह से भी दे सकता हूँ। तो एक तरीका यह है कि मैंने सबलेटिंग कर लिया जी। एक हम जो कोर्टों में देखते हैं एक दूसरे तरह की सबलेटिंग है। एक सबलेटिंग इस तरह की है, अपना भांजा भतीजा रिश्तेदार कह के जी हम घरों में एंट्री करा लेते हैं। हम केयर टेकर कहकर हम ये कहते हैं कि साहब मैं बिजनेस की वजह से, मैं अपने काम की वजह से, मैं परिवार की वजह से बार बार बाहर आता जाता रहता हूँ, तो मैंने कोई केयर टेकर रख लिया, जबकि अफेक्टिवली ऐसा लगता है कि हमने कई बार वो सबलेटिंग कर लिया। तो सबलेटिंग रेंट कंट्रोल एक्ट में भी प्रोहिबिटेड है, और अनलेस एंड अनटिल जहाँ पर स्पेसिफिक मकान मालिक और किराएदार ने ये एग्रीमेंट में नहीं डिसाइड करा कि सबलेट किया जा सकता है, वहाँ पर सबलेटिंग प्रोहिबिटेड है, और ये ग्राउंड है एक बेदखली का। सर समय की कमी के कारण बस मैं आपसे आखिरी एक सुझाव लेना चाहूँगा कि कैसे एक इस एक्ट के तहत या किराएदारों या मकान मालिकों के लिए क्या एक संदेश होना चाहिए, क्या एक सुझाव होना चाहिए कि हाँ हम इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आगे कोई समस्याएं पैदा ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, या रिड्रेसल की वो ज़रूरत ना पड़े कि आपको कोर्ट भागना पड़े, आपको कोई मीडिएटर ढूंढ के अपना एक मुद्दा सॉल्व करना पड़े। सर इसके बारे में हमें थोड़ा बता दें। इसका मुख्य रूप से मैंने ये कहा कि जहाँ से हम शुरू हुए वहीं से फिर आगे। सुझाव यही है कि मकान मालिक और किराएदार परिवार के जैसे रहे। जो एक्ट शुरू में कहता है वही सुझाव है। हमारा ये कहना है कि किराएदार भी सोचे, समय समय पे किराए बढ़ाएं, घर की देखभाल रखें, अनावश्यक घर को नुकसान ना पहुँचाएं, और मकान मालिक को भी ये देखना चाहिए कि अननेसेसरी समय समय पर बिना किसी बात के किराए ना बढ़ाएं, और अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको लिख के स्पष्ट रखें, तो हमेशा भविष्य से आपको आपसी डिस्प्यूट नहीं होना। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इतनी सारी जानकारियां शेयर करने के लिए और हमें बताने के लिए कि कानून स्वयं में एक सुझाव है। मुझे ये लगता है आज के डिस्कशन के बाद कि ये समझ में आ रहा है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसके बाद ये बात निकल के आती है कि वो एक आपको सुझाव दे रहा है कि आप ऐसा करें ताकि आप उस सिचुएशन में ना पहुंचे कि जहां पर कोर्ट आके बीच में आके आपके बीच में इंटरवीन करे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।